आप कह रहा है अलसी। अलसी का मतलब होता है तीसी, याद रखिए, अलसी मतलब तीसी, ठीक है। कह रहा है कि यह एक रबी तिलहन फसल है जो कि प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए उत्तर भारत में खरीफ फसल के रूप में और दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यानी अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग प्रकार से, यानी उत्तर में इसको रबी फसल के नाम से जानते हैं और दक्षिण भारत में इसको खरीफ फसल, उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी फसल के नाम से जानते हैं। सोयाबीन एवं सूर्यमुखी अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है, जो 2 राज्य मिलाकर 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सोयाबीन का तेल ही होता है आपका रिफाइंड तेल, और सोयाबीन आप लोग प्रयोग करते हैं भोजन के लिए भी, सब्जी के लिए भी प्रयोग, जो कि भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। चाय कह रहा है कि सदाबहार झाड़ी होता है जो पत्तियों को सुखाकर बनाया जाता है। इसमें थीन नाम का पदार्थ होता है। पूछता है चाय में क्या होता है, थीन होता है, और कॉफी में कॉफीन होता है। नोट जरूर कीजिएगा, चाय में थीन और कॉफी में कॉफीन। जो ताजे पानी में डालकर पीने पर हमें ताजगी का महसूस होता है, जो मुख्य रूप से पेय पदार्थ के रूप में होता है। और विश्व में भारत दूसरा स्थान जो चाय के उत्पादन में है, और खपत भी भारत में बहुत अधिक होता है, जो कि रोपण कृषि के अंतर्गत होता है। और ये ब्रह्मपुत्रा घाटी में 1840 ईस्वी में इसकी प्रारंभ कृषि की गई थी। चाय उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पौधा जो कि 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के तापमान में होता है। 200 से 250 सेमी में इसको वर्षा की जरूरत होती है और ढलाऊ जमीन पर इसकी आवश्यकता होती है, ताकि पानी का जमाव इसके जड़ों पर ना रहे। यानी सीढ़ीनुमा खेती बनाकर इसके पानी को निकाल दिया जाता है, और इसकी पत्तियों में निरंतर विकास और आर्द्र सालों भर सहने की क्षमता होती है। और झाड़ियों की सफाई और कटाई छटाई में काफी मानव श्रम लगता है, और पत्तियों को ताजगी बनाए रखने के लिए बागवान को क्या किया जाता है, संशोधित किया जाता है। कह रहा है कि असम के ब्रह्मपुत्रा एवं सरयू घाटी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी पहाड़ी और तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में इसकी प्रमुख फसल होती है। यानी प्रमुख राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं आंध्र प्रदेश राज्य हैं जो विश्व में और भारत में चाय में अग्रणी निर्यातक राज्यों और देशों में आते हैं। भारत जो है पूरे विश्व में अग्रणी देश आता है चाय के निर्यात करने में। कॉफी कह रहा है कि यह क्या है, ये भी एक पेय पदार्थ है जो कि एक प्रकार का झाड़ी से उगाया जाता है, जिसमें कॉफीन पाया जाता है। चाय में थीन और इसमें कॉफीन पाया जाता है। यह चना युक्त मिट्टी वाले, मतलब जहां चना होता है, जो जिस मिट्टी में, उसी मिट्टी में ज्यादा ये पाए जाते हैं, किंतु मिट्टी में ह्यूमस की आवश्यकता होनी चाहिए। और बीज को कह रहा है कि भुना पिसा कर पाउडर भी बनाया जाता है, जिसमें काफी मानव श्रम लगता है। भारत में कह रहा है कि 70% कॉफी का उत्पादन होता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी में इसकी कॉफी की काफी खेती होती है। त्रिपुरा भी प्रमुख राज्य उत्पादन है। देखिए इसमें दिया हुआ है कॉफी के 3 प्रजाति, अरेबिका, लिम्बेरिका और रोबस्ता, ठीक है। भारत में उच्च कोटि का जो कॉफी है वो अरेबिका है। पूछता है कि उच्च कोटि का कॉफी कौन है, तो अरेबिका है, याद रखिएगा, ठीक है। जो पूरे विश्व में सबसे महंगा होता है, और भारत में इसका प्रारंभ यवन द्वारा लाया गया था। यवन जो देश के शासक थे उनके द्वारा ये लाया गया था, और ये बाबा बुलदन की पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब कह रहा है बगानी फसल, क्या कह रहा है, बगानी फसल। बगानी फसल में कह रहा है कि जलवायु के विभिन्नताओं के कारण भारत में अनेक प्रकार की बगानी फसल उपजाई जाती है, जिसमें सब्जियां, कंदमूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मसाले भी आते हैं। आम उत्पादन में कह रहा है कि विश्व अग्रणी उत्पादन होता है, यानी विश्व में पहला स्थान आम के उत्पादन में भारत का है। जिसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम इत्यादि आते हैं। बिहार में लीची कह रहा है, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, ये सभी प्रमुख स्थान रखते हैं। कह रहा है कि नागपुर में, चेरापूंजी में और मुजफ्फरपुर में लीची, जलगांव इत्यादि में केला, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम बड़े उत्पादन में केला का स्थान है। यानी इन राज्यों में इन फसलों का उत्पादन है। जिसमें अब पूछता है कि लीची कहाँ फेमस था, मुजफ्फरपुर का है, ये सब ऐसे कुछ पूछता है। केला बिहार में कहाँ फसल है, कहाँ का है, तो हाजीपुर का है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बगानी फसल काजू एवं काली मिर्च, नारियल भी महत्वपूर्ण है। भारत में विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा काजू उत्पादन भारत में होता है। और इसकी खेती केरल और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में की जाती है। काली मिर्च की खेती पश्चिम घाट में, और नारियल की कृषि केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। अब कह रहा है खदान फसल। खदान फसल में कह रहा है कि रबर की कह रहा है कि रबर एक किस प्रकार का फसल है, तो ये बगानी फसल है जो 1880 ईस्वी में ट्रांसकोड़ एवं मालवार में प्रारंभ किया था, जो कि व्यवसायिक उत्पादन इसका 1902 ईस्वी में आरंभ किया था। अरब, मध्य प्रदेश,
भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से उत्पादन करता है, जो कि तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और द्वीप समूहों के मेघालय में गोड़ो पहाड़ी के तहत आता है। रेशेदार फसल में कह रहा है कि इसमें जूट, सन और प्राकृतिक रेशा उत्पादन करने वाले 4 प्रमुख फसलें आ जाते हैं। यानी सन आ जाता है, जूट आ जाता है, फिर से प्राकृतिक रेशा आ जाता है, कपास आ जाता है, ये सब है जो प्राकृतिक रेशा। और कह रहा है कि कोनून के कीड़े जो होते हैं, जो रेशम प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा भी किया जाता है। और रेशम के कीड़े शहतूत के पत्तों को खाकर जीवित रहते हैं, जिसमें कह रहा है कि उसे 3 रेशेदार फसलों मिट्टी में उगाई जाती है। पहला कह रहा है कपास, पहला रेशेदार फसल में क्या आता है? कपास। भारत में कह रहा है कपास का मूल स्थान है और सूती वस्त्र एवं कच्चे माल में इसका प्रमुख उत्पादन किया जाता है, जो कि उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय में होता है। मुख्य रूप से 210 दिनों में ये इसको आवश्यकता पड़ती है। इसको उत्पादन करने में कितने दिन लगते हैं? 210 दिन लगते हैं। कह रहा है कि लावा निर्मित लाल मिट्टी में भारत का कपास के लिए प्रमुख मिट्टी है। यानी कह रहा है कि जो लाल मिट्टी होती है वो कपास के लिए क्या है? प्रमुख मिट्टी उत्पादक है। तेज और चमकीली धूप कपास के पौधों को बढ़ने में सहायता करती है। पकते समय इसे वातावरण के अनुकूल आवश्यकता पड़ती है और 6 से 8 महीने में बनकर तैयार हो जाता है, यानी पककर तैयार हो जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसका प्रमुख उत्पादन होता है। अब देखिए दूसरा नंबर का जो है रेशेदार फसल में जूट हो जाएगा। कह रहा है कपास के बाद जूट भारत का दूसरा रेशेदार फसल है, जो कि इसे सुनहला रेशा भी कहते हैं, यानी गोल्डन फाइबर। सुनहला रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और सुनहला रेशा इसे, और उजला सोना कपास को कहते हैं, याद रखिएगा। उजला सोना किसे? तो कपास को। सुनहला सोना गोल्डन फाइबर, तो ये कहते हैं जूट को, याद रखिएगा इससे, ठीक है। बाढ़ के मैदानों में हर साल उपजाई जाने वाली मिट्टियों में ये पाया जाता है। कह रहा है कि नदी डेल्टा, गंगा नदी के निचले मैदान में इसके लिए अनुकूल खेती होती है। नहीं कह रहा है कि नदियों के डेल्टा द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसमें ये गंगा नदी के निचले जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें अधिक उपजाऊ होते हैं, जो पारंपरिक रूप से जूट की रस्सी और जूट का बोरा इत्यादि बनाने के काम में आता है। अब कह रहा है प्रौद्योगिकी एवं संसाधन सुधार। कह रहा है कि भारत में हजारों वर्ष पहले से चली आ रही है परंपरागत तरीका जो संस्थागत व्यवस्था से परिवर्तन नहीं हुआ है, और इसी कारण कृषि में काफी पिछड़ापन है। यानी कृषि का पिछड़ेपन का कारण क्या है कि हम लोग बहुत ही पुराने तकनीकी का ही उपयोग कर रहे हैं, आधुनिक तकनीकी का उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं। इस तकनीकी के लिए संस्थागत सुधार लाने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बिना इससे कृषि में सुधार लाना कठिनाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे यहाँ चाकबंदी जमींदारी प्रथा तो समाप्त हो गई, किंतु कृषि में परिवर्तन नहीं लाया। इसी का परिवर्तन के लिए पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार रूप को लक्ष्य रखा गया, और भूमि सुधार अधिनियम के तहत 60-70 के दशक में कृषि में आर्थिक सुधार का पैकेज दिया गया, जिसके तहत हरित क्रांति 1978-79 में आया। इस पैकेज के तहत गेहूं की खेती में काफी विकास हुआ, जिसके लिए रासायनिक खाद, संकरित बीज यानी हाइब्रिड बीज होता है, कीटनाशक दवाओं और सिंचाई के अन्य उत्पादक साधनों का उपयोग में लाया गया, जिसके तहत बहुत ही कारगर साबित हुआ। और ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध उत्पादन में वृद्धि हुआ। और भी क्रांतियां हैं जो कि आपके किताब में जिक्र नहीं दिया हुआ है, हम लिख देंगे। लाल क्रांति से किसमें विकास हुआ, तो नीली क्रांति क्या थी, सुनहली क्रांति क्या थी, ये सब हम एक दिन आपको लिख देंगे। अगले वीक में जो ज्योग्राफी क्लास होगी उसमें हम लिख देंगे, ठीक है। 1980-90 के दशक में व्यापार भूमि काफी विकास हुआ और संस्थागत तकनीकी तरीके से कृषि योग्य भूमि पर ध्यान दिया गया, और बहुत सारे क्षेत्रों को और में अन्य प्रकार की फसलें, हाइब्रिड फसलें लगाई गई, जिससे बड़े पैमाने पर इसका विकास हुआ। 1980 के दशक में कह रहा है कृषि योजना बनाई गई, और इस योजना का काफी समतुल्य बल पड़ा और इसका विकास भी हुआ। कृषि फिर कह रहा है कि कृषि में अर्थव्यवस्था और रोजगार के उत्पादों में क्या योगदान होता है, खेती से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। कह रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की नींव मानी जाती है। 2001 के जनगणना के अनुसार 63% लोग का रोजगार कृषि ही है। इसका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घटता जा रहा है। कृषि का महत्व को समझने के लिए भारत सरकार ने अपने विकास एवं वृद्धि के लिए इसकी अत्याधुनिक प्रयासों में लगे हुए। यानी कह रहा है कि भारत सरकार अपने विकास के लिए लगातार खेती में अत्याधुनिक हथियारों, अत्यधिक औजार, अत्यधिक बीज, रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहा है, ताकि कृषि उत्पादन को हम इसको बढ़ा सके। साथ में पशुपालन, पशु प्रजनन, बागवानी, कृषि, मौसम विभाग, अन्य प्रकार के संस्थाएं भी इसमें
शामिल है। वैश्वीकरण में भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और वैश्वीकरण का अर्थ है देश में अर्थव्यवस्था, यानी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, और भारतीय बाजार को विश्व बाजार में मतलब सहयोग मिला, और विश्व व्यापार के साथ WTO के साथ भारत मिलकर इसको और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका सहयोग भी मिल रहा है। कह रहा है कि निम्न उत्पादन के प्रमुख कारण है जनसंख्या, कृषि में भूमि निरंतर पर बढ़ता दबाव, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि के लिए दबाव बढ़ रहा है।